Hello, friends. My name is Pinky Kumari, and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 के बारे में, जिसका टाइटल है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, और यह इस चैप्टर का पार्ट सेकंड है। आपसे मेरा यह रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 ज़रूर देखें। और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, दैट इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। सबसे पहले हम बात करेंगे पेज नंबर 65 के बारे में, और जो सबसे पहली हेडिंग है वो है ट्रेडिशनल नोशंस, मतलब कि पारंपरिक धारणाएं। एक्सटर्नल मतलब कि बाहरी। Most of the time, when we read and hear about security, we are talking about traditional national security conceptions of security. इसका मतलब हुआ कि अधिकतर समय जब हम सुरक्षा के बारे में पढ़ते और सुनते हैं तो हम पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल राष्ट्रीय सुरक्षा मतलब नेशनल सिक्योरिटी की धारणाओं की बात कर रहे होते हैं। In the traditional conception of security, the greatest danger to a country is from military threats. मतलब कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में किसी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा सैन्य खतरों मतलब कि मिलिट्री थ्रेट से होता है। The source of this danger is another country which, by threatening military action, endangers the core values of sovereignty, independence and territorial integrity. मतलब कि इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा देश होता है जो सैन्य कार्रवाई की धमकी देकर संप्रभुता मतलब सोवर्निटी, स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंस और क्षेत्रीय अखंडता मतलब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जैसे मूल्यों को खतरे में डाल देता है। मिलिट्री एक्शन ऑल्सो इंडेंजर्स द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स, मतलब कि सैन्य कार्रवाई आम नागरिकों के जीवन को भी खतरे में डालती है। It is unlikely that in a war only soldiers will be hurt or killed. मतलब कि हम यह कह सकते हैं कि यह संभावना कम है कि युद्ध में केवल सैनिक ही घायल होंगे या मारे जाएंगे। Quite often, ordinary men and women are made targets of war to break their support of the war. इसका मतलब हुआ कि अक्सर आम पुरुषों और महिलाओं को युद्ध का निशाना बनाया जाता है ताकि उनके युद्ध के प्रति समर्थन को तोड़ा जा सके। In responding to the threat of war, a government has three basic choices. हम कह सकते हैं कि युद्ध के खतरे का सामना करने में किसी सरकार के पास तीन बुनियादी विकल्प होते हैं। टू सरेंडर मतलब कि समर्पण करना, टू प्रिवेंट द अदर साइड फ्रॉम अटैकिंग by promising to raise the cost of war to an unacceptable level. हम कह सकते हैं कि दूसरे पक्ष को हमला करने से रोकना, यह वादा करके कि युद्ध की कीमत इतनी बढ़ा दी जाएगी कि वह अस्वीकार्य हो जाएगी। And to defend itself when war actually breaks out so as to deny the attacking country its objectives and to turn back or defeat the attacking forces altogether. इसका मतलब हुआ कि और जब युद्ध वास्तव में शुरू हो जाए तो अपनी रक्षा करना ताकि हमलावर देश अपने उद्देश्यों को हासिल ना कर सके और हमलावर सेना को पीछे धकेला या पूरी तरह हराया जा सके। Governments may choose to surrender when actually confronted by war, but they will not advertise this as the policy of the country. इसका मतलब हुआ कि सरकारें युद्ध का सामना करते समय
समर्पण करना चुन सकती है, लेकिन इसे देश की नीति के रूप में घोषित नहीं करेगी। Therefore, security policy is concerned with preventing war, which is called deterrence. मतलब कि इसलिए सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध को रोकने से होता है, जिसे प्रतिरोध मतलब deterrence कहा जाता है, and with limiting or ending war, which is called defense. मतलब कि और युद्ध को सीमित करने या समाप्त करने से होता है, जिसे रक्षा मतलब डिफेंस कहा जाता है। Traditional security policy has a third component called balance of power। मतलब कि हम कह सकते हैं कि पारंपरिक सुरक्षा नीति का तीसरा तत्व शक्ति संतुलन मतलब बैलेंस ऑफ पावर कहलाता है। When countries look around them, they see that some countries are bigger and stronger। मतलब कि जब देश अपने आसपास देखते हैं तो उन्हें कुछ देश बड़े और मजबूत दिखाई देते हैं। दिस इज अ क्लू टू हु माइट बी अ थ्रेट इन द फ्यूचर। मतलब कि हम यह कह सकते हैं कि यह इस बात का संकेत होता है कि भविष्य में कौन खतरा बन सकता है। फॉर इंस्टेंस मतलब उदाहरण के लिए अ नेबरिंग कंट्री मे नॉट से इट इज प्रिपेयरिंग फॉर अटैक। मतलब कि हम यह कह सकते हैं कि कोई पड़ोसी देश यह नहीं कहेगा कि वह हमले की तैयारी कर रहा है। देयर मे बी नो ऑब्वियस रीजन फॉर अटैक। मतलब कि हमले का कोई स्पष्ट कारण भी नहीं हो सकता, बट द फैक्ट दैट दिस कंट्री इज वेरी पावरफुल इज अ साइन। मतलब कि हम यह कह सकते हैं कि लेकिन यह तथ्य कि वह देश बहुत शक्तिशाली है इस बात का संकेत है कि अब हम बात करेंगे पेज नंबर 66 के बारे में। That at some point in the future it may choose to be aggressive। हम कह सकते हैं कि भविष्य में कभी वह आक्रामक मतलब एग्रेसिव होने का विकल्प चुन सकता है। Governments are therefore very sensitive to the balance of power between their country and other countries। इसका मतलब हुआ कि इसलिए सरकारें अपने देश और अन्य देशों के बीच शक्ति संतुलन को लेकर बहुत संवेदनशील रहती हैं। They do work hard to maintain a favorable balance of power with other countries। हम कह सकते हैं कि इसका मतलब हुआ कि वे अन्य देशों के साथ अनुकूल शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं। Especially those close by, those with whom they have differences, or with those they have had conflicts in the past। इसका मतलब हुआ कि विशेषकर उनके साथ जो पास में है, जिनसे उनके मतभेद हैं या जिनसे उनका अतीत में संघर्ष रहा है। A good part of maintaining a balance of power is to build up one's military power. Although economic and technological power are also important since they are the basis for military power, हम कह सकते हैं कि शक्ति संतुलन बनाए रखने का एक बड़ा हिस्सा अपनी सैन्य शक्ति का निर्माण करना है। मतलब कि बिल्ड अप वंस मिलिट्री पावर। हालांकि आर्थिक और तकनीकी शक्ति मतलब कि इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल पावर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे सैन्य शक्ति मतलब मिलिट्री पावर का आधार होती हैं। A fourth and related component of traditional security policy is alliance building। हम कह सकते हैं कि पारंपरिक सुरक्षा नीति का चौथा और संबंधित तत्व है संधि निर्माण मतलब अलायंस बिल्डिंग। An alliance is a coalition of states that coordinate their actions to deter or defend against military attack। इसका मतलब हुआ कि संधि उन राज्यों का गठबंधन है मतलब कोalition है जो सैन्य हमले को रोकने या उसके विरुद्ध रक्षा करने के लिए अपने कार्यों का समन्वय करते हैं। Most alliances are
formalized in written treaties and are based on a fairly clear identification of of who constitutes the threat। इसका मतलब हुआ कि हम कह सकते हैं कि अधिकांश संधियां लिखित संधि पत्रों में औपचारिक रूप से स्थापित होती हैं और इस बात पर आधारित होती हैं कि खतरा किससे है, इसकी स्पष्ट पहचान हो। Countries form alliances to increase their effective power relative to another country or alliance। हम यह कह सकते हैं कि देश अपनी प्रभावी शक्ति को किसी दूसरे देश या गठबंधन की तुलना में बढ़ाने के लिए संधियां करते हैं। Alliances are based on national interest and can change when national interests change। हम यह कह सकते हैं कि संधियां राष्ट्रीय हितों पर आधारित होती हैं और जब राष्ट्रीय हित मतलब नेशनल इंटरेस्ट बदलते हैं तो संधियां भी बदल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब कि उदाहरण के लिए The US backed the Islamic militants in Afghanistan against the Soviet Union in the 1980s। हम कह सकते हैं कि अमेरिका ने 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान में इस्लामी उग्रवादियों मतलब कि इस्लामिक मिलिटेंट्स का समर्थन किया, but later attacked them when Al Qaeda, a group of Islamic militants led by Osama bin Laden, launched terrorist strikes against America on 11 September 2001। इसका मतलब हुआ कि लेकिन बाद में अमेरिका ने उन पर हमला किया जब अल कायदा, जो ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व वाला इस्लामी उग्रवादियों मतलब इस्लामिक मिलिटेंट्स का समूह था, ने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर आतंकवादी हमले किए। In the traditional view of security, then most threats to a country's security come from outside its border। हम कह सकते हैं कि पारंपरिक दृष्टिकोण में किसी देश की सुरक्षा के अधिकांश खतरे उसकी सीमाओं के बाहर से आते हैं। That is because the international system is a rather brutal arena in which there is no central authority capable of controlling behavior। हम कह सकते हैं कि क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक कठोर क्षेत्र है जिसमें व्यवहार को नियंत्रित करने में सक्षम कोई केंद्रीय प्राधिकरण मतलब सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। Within a country, the threat of violence is regulated by an acknowledged central authority, that is the government। हम कह सकते हैं कि किसी देश के भीतर हिंसा के खतरे को एक मान्यता प्राप्त केंद्रीय प्राधिकरण सरकार नियंत्रित करती है। In world politics, there is no acknowledged central authority that stands above everyone else। हम यह कह सकते हैं कि विश्व राजनीति में ऐसा कोई मान्यता प्राप्त केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है जो सबके ऊपर खड़ा हो। It is tempting to think that the United Nations is such an authority or could become such an institution। मतलब कि यह सोचना आकर्षक लगता है कि संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशंस ऐसा प्राधिकरण है या ऐसा संस्थान बन सकता है। However, as presently constituted, the United Nations is a creature of its members and has authority only to the extent that the membership allows it to have authority and obeys it। इसका मतलब हुआ कि हालांकि वर्तमान संरचना में संयुक्त राष्ट्र अपने सदस्य देशों की ही रचना है और उसकी शक्ति उतनी ही है जितनी सदस्य देश उसे अधिकार देते हैं और उसका पालन करते हैं। So in world politics, each country has to be responsible for its own security। मतलब कि हम यह कह सकते हैं कि इसलिए विश्व राजनीति में प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार होना पड़ता है। अब हम बात करेंगे इस पेज पे दिए गए कार्टून के बारे में। चलिए इस कार्टून के नीचे क्या इंफॉर्मेशन लिखा है उसे समझते हैं।
How do the big powers react when new countries claim nuclear status? हम कह सकते हैं कि जब नए देश परमाणु क्षमता का दावा करते हैं तो बड़े शक्तिशाली देश कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? On what basis can we say that some countries can be trusted with nuclear weapons while others cannot be? मतलब कि हम किस आधार पर कह सकते हैं कि कुछ देशों पर परमाणु हथियारों के साथ भरोसा किया जा सकता है जबकि दूसरों पर नहीं किया जा सकता है? उम्मीद करती हूँ जो पेजेस आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।